पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज होती है। हर चीज में उम्मीद इंसान लगा करके रखता है। अर्थव्यवस्था में भी उम्मीद लगाई जाती है। हर साल सरकार भी ये उम्मीद लगाती है और लोग भी लगाते हैं कि हमारा विकास दर कितना होगा, अर्थव्यवस्था कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगी। तो क्या है कि Q2 यानी कि दूसरी तिमाही में सरकार ने उम्मीद थोड़ी ज्यादा लगा ली। उन्होंने ये सोचा कि हमारी विकास दर तो बहुत बढ़िया होगी। ऐसा हुआ नहीं, विकास दर कम हुई। तो इस बार विकास दर कितनी हो, उस उम्मीद में गिरावट सरकार की ओर से दिखाई दे रही है। यानी कि सरकार ही कॉन्फिडेंट नहीं है, जो अब से थोड़े दिन पहले तक बोल रही थी कि बहुत स्पीड में विकास दर ऊपर जाएगा, वो अब सरकार खुद ही नहीं कह रही है। इसको समझा किस तरीके से जाए, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ये उम्मीद में गिरावट हुई है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी वजहें क्या है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहली बात तो पहले ज्यादा उम्मीद रख लेना और उसके बाद अब उम्मीद को रिवाइज करना, उस उम्मीद में ही गिरावट हो जाना, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। देखिए, सरकार का और RBI का ये काम होता है कि वो इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस बनाए रखें। अगर वो उम्मीद नहीं देंगे कि ये अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, तो क्या है कि अर्थव्यवस्था में जो सारे एक्टर्स हैं, वो एक्टर्स इस उम्मीद पे चलेंगे कि अच्छा अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं करेगी तो वो भी अपना कम कर देंगे। जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी डोमिनेंट होती है, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत मैटर करता है। जबकि जहां पब्लिक सेक्टर ज्यादा होगा तो वहां पब्लिक सेक्टर एक लीड दे के चीजों को ठीक कर सकता है। पर जो 1991 के पहले था कि लीडिंग सेक्टर पब्लिक सेक्टर होता था, 1991 के बाद जो प्राइवेट सेक्टर लीडिंग सेक्टर है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर की उम्मीद बनाने के लिए आप देखेंगे सरकार और RBI अक्सर जितना होता है उससे ज्यादा ही प्रोजेक्शन देते हैं हर चीज में। वो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, चाहे वो इन्फ्लेशन हो तो इन्फ्लेशन में बोलेंगे कि जो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, है ना। हालांकि इन्फ्लेशन कम नहीं होता है। ग्रोथ है तो ग्रोथ को बोलेंगे ज्यादा ग्रोथ होगी, है ना, वो बोलेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो उम्मीद से कम होना यही दिखाता है कि सरकार हरदम ज्यादा प्रोजेक्शन देती है। अब आपने जैसे सही कहा कि जो दूसरी तिमाही है उसमें 5.4% का ग्रोथ रेट आया। उससे पहले अगर आप देखें तो 8% का ग्रोथ था एक साल पहले। तो यानी कि गिरावट बराबर बनी हुई है, यानी कि 8% से गिरते 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 अब 5.4%। और जो आने वाला, क्योंकि ये तो साल का जो प्रोजेक्शन है, अभी तो क्वार्टरली जो डेटा आया है उसके आधार पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आगे ऐसा होगा। उसमें भी ये उम्मीद है कि जब क्योंकि 5.4% पहुंच गया था, तो जब तक कि आने वाले 2 क्वार्टर में जो रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा नहीं बढ़ेगा तब तक वो 6.4 का ग्रोथ रेट नहीं होगा। तो अभी भी ये एक तरह से कहा जा रहा है कि नहीं आगे सब ठीक हो जाएगा, है ना, अब बेहतर हो जाएगा। तो वो एक तरह से जो एक्सपेक्टेशन बिल्ड करने की बात होती है। पर सवाल उठता है कि कितना ये प्रोजेक्शन सही है, क्योंकि हमको तो विश्लेषण करना है कि ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है 5.4% रही, या अब ये सोचा जा रहा है कि 6.5% हो जाएगी, या जो भी कहा जा रहा है, तो वो किस आधार पे कहा जा रहा है ना। तो ये जो प्रोजेक्शन है ये नवंबर तक का जो डेटा था उसके आधार पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो अब किस आधार पे हम कह रहे हैं कि ज्यादा हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि जी देखो जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज्यादा होने की संभावना है और इसलिए रूरल डिमांड रिवाइव कर जाएगी। हालांकि सब लोग कह रहे हैं कि अर्बन डिमांड तो कम ही चल रही है, क्योंकि अभी जो जब सारे त्योहार थे, त्योहारों के दौरान जितना जो उम्मीद थी कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगी, उतना हुआ नहीं। तो कह रहे हैं अर्बन डिमांड उतनी नहीं हुई। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर के रिजल्ट्स आए हैं वो भी दिखा रहे हैं कि जो इतना उनका सेल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो इसलिए सब मिला के ये कहा जा रहा है कि कृषि के ऊपर निर्धारित है कि रूरल एरिया में डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा, ये बात अगर सही है तो इसलिए क्योंकि जो रूरल एरिया में आपके करीब 70% आबादी रहती है, तो अगर 70% की हालत खुशहाली बढ़ती है तो निश्चित तौर पे जो डिमांड बढ़ेगी।
और इसीलिए जो डेटा भी आया वो दिखा रहे कंजम्पशन डिमांड तेजी से बढ़ी है। जो पहले पिछले साल कंजम्पशन डिमांड कम चल रही थी, अब वो कंजम्पशन डिमांड बढ़ गई है। तो सवाल उठता है कि रूरल एरिया में क्या इतना कंजम्पशन डिमांड बढ़ जाएगी? तो देखिए, रूरल एरिया में जो डोमिनेंट सेक्टर है वो तो कृषि है। अब कृषि में कह रहे हैं कि जब 1.4% से वो 3.2% हो जाए, रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ जाएगा। तो ये मतलब देखने में सिग्निफिकेंट लगता है, पर अगर मैक्रो इकोनॉमी में देखें तो ये बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि जो आपका कृषि है वो आपके जीडीपी का 14% उत्पादन देता है। तो 14% में अगर 1.5% की बढ़त होती है तो आपको ज्यादा 0.15% की जब बढ़त देगा, वो इतनी बढ़त नहीं दे सकता जब तक कि जो और बड़े सेक्टर हैं, जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर में 55% है, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें जो करीब 25% है, जब तक वो नहीं बढ़ते, वहां पे डिमांड नहीं बढ़ती, तब तक आपका डिमांड इतनी नहीं बढ़ जाएगी। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि इतना हमारा जो कंजम्पशन डिमांड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तेजी से बढ़ेगा, वो मुझे लगता है कि एक तरह से सही नहीं है, वो उतना होने वाला नहीं है। तो जो अभी कहा भी जा रहा है कि हमारी 6.4% की ग्रोथ रेट हो जाएगी, मुझे लगता है कि वो एक्चुअली गिरावट रहेगी उसमें, वो इतनी नहीं होने वाली है। तो इसलिए दो तरह का विश्लेषण संभव है। एक तो अगर ये मान ले कि सरकारी डेटा सही है ना, और दूसरा कि सरकारी डेटा सही नहीं है तो क्या विश्लेषण है। ये दो तरह के विश्लेषण हम कर सकते हैं। प्रोफेसर कुमार, मैं अभी भी ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि वो क्या ऐसी उम्मीद थी जो पहले थी। आपने ये जिक्र किया कि ये सेक्टर अच्छा करेगा, सारे सेक्टर्स गिनाए जा रहे थे, ग्रोथ बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, और उसके हिसाब से आप एक विश्लेषण पर आ रहे थे। अभी भी एग्रीकल्चर को ऊपर ही दिखाया जा रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो क्या चीजें हैं मुख्य रूप से जो आप देख रहे हैं सरकार खुद रिवाइज करते हुए दिख रही है, जिस वजह से उसने अपने खुद का ग्रोथ प्रोजेक्शन, जिसे कहते हैं ना उम्मीद में आपने गिरावट, क्या चीज सोच के की है? और अगर आप खुद अपनी उम्मीद में गिरावट करते हैं तो क्या ये अपने आप में एक मार्कर नहीं है कि आप खुद विश्वास नहीं करते हैं कि अर्थव्यवस्था उस स्पीड पर नहीं चल रही है? तो ये तो बात देखिए साफ है कि ये सरकार अब उम्मीद नहीं कर रही कि जितना पहले प्रोजेक्ट किया था उतना होगा, और उसके पीछे वजह यह है कि सिवा कृषि को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स में गिरावट है। वो चाहे इंडस्ट्री हो, है ना, उसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, उसमें जो आपका ये जो माइनिंग आता है, फिर उसमें अगर आप देखें तो जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें भी पहले से के मुताबिक गिरावट है। तो सिवा कृषि को छोड़ के बाकी सब जगह गिरावट है। कंजम्पशन में बढ़त है लेकिन इन्वेस्टमेंट में गिरावट है, और इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा डिटरमिन करता है आपका ग्रोथ रेट। कंजम्पशन से इतना डिटरमिन नहीं होता जितना कि इन्वेस्टमेंट से डिटरमिन होता है। तो इन्वेस्टमेंट अगर रेट ऑफ ग्रोथ नहीं, इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ ग्रोथ नहीं बढ़ता है तो उसके ये लगता है कि आगे आने वाले समय में भी ग्रोथ उतनी तेज नहीं होगी जितना कि पहले उम्मीद की गई थी। तो ये जो गिरावट है वो करीब करीब सभी जगह गिरावट है इस समय। तो आपने जैसे कहा कि कहाँ कहाँ गिरावट है, तो मैं कहूँगा सिवा कृषि को छोड़ के बाकी और सब जगह वो गिरावट ही दिख रही है। इसलिए उनको अपना प्रोजेक्शन रिवाइज करना पड़ रहा है। उनको जो पहले उम्मीद थी वो उम्मीद, और ये मतलब बात कही जा रही है काफी समय से, एनालिस्ट कह रहे हैं कि ग्रोथ इतनी नहीं होगी इस साल जितनी की सरकार प्रोजेक्ट कर रही है। तो सरकार का ज्यादा प्रोजेक्ट करना सिर्फ एक हवा बनाने की बात होती है, न कि एक्चुअल रियलिटी में। और अभी भी जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आरबीआई ने भी फ्लैग किया, और मैंने भी मतलब पिछले 6 महीने से फ्लैग कर रहा हूं कि जो इंटरनेशनल सिचुएशन है वो बहुत ही अनसर्टेन है। और ट्रंप साहब के जीतने के बाद तो इंटरनेशनल सिचुएशन और ज्यादा अनसर्टेन हो गई है, जहां पे वो टैरिफ, इंडिया को टैरिफ किंग बोल रहे हैं टैरिफ लगाऊंगा, चीन पे लगाऊंगा, इंडिया पे लगाऊंगा, और जो मेक्सिको पे लगाऊंगा, कनाडा पे लगाऊंगा। तो अगर सब जगह टैरिफ बढ़ेंगे तो सब जगह इन्फ्लेशन बढ़ेगा और एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम होगा तो ग्रोथ और कम हो जाएगी। तो इंटरनेशनल सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है, इसमें प्रोजेक्ट करना कोई आसान बात नहीं है। हम मतलब आंख बंद करके जो पीछे का ट्रेंड है उसी को प्रोजेक्ट करते रहेंगे तो सही नहीं है। तो इसलिए जो हमारा जो मेथड है, हमें जिस प्रकार से हम प्रोजेक्ट करते हैं उस मेथड को भी एनालाइज करना चाहिए। जो मेथड होता है हमारा जीडीपी को एस्टिमेट करने का, खासकर क्वार्टरली डेटा का, उसमें असंगठित क्षेत्र तो आता ही नहीं है, और असली गिरावट तो हमारे असंगठित क्षेत्र में है। तो संगठित क्षेत्र में अब गिरावट, जो मतलब ऑफिशियल डेटा है
वो दिखा रहा है कि संघर्ष क्षेत्र में गिरावट है जिसका डेटा आता है। तो असंगठित क्षेत्र का क्या हाल है? तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो 6.4% या जो 5.4% पिछले क्वार्टर की जो ग्रोथ रेट वगैरह बताई गई, एक्चुअली उससे एक्चुअल ग्रोथ रेट काफी कम है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में गिरावट है। आपकी बात से जो मैं समझ पा रहा हूं प्रोफेसर कुमार, आप कह रहे हैं कि ये अभी जो प्रोजेक्शन है जिसमें आपने खुद अपनी उम्मीद में गिरावट की है, दरअसल एक्चुअल सिचुएशन इससे भी बुरी हो सकती है। जी हाँ, आपने खुद एडमिट किया है नीचे, लेकिन वो और भी नीचे हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसको बहुत बड़ा धक्का लग रहा है बार बार, नोटबंदी के बाद से धक्का लगा है। अच्छा, अब हमारा जो डेटा होता है उसको हम एस्टिमेट कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, पिछले साल का प्रोजेक्शन करते हैं अगले साल पे। अगर पिछले साल का ही डेटा गलत हो तो इस साल का भी डेटा गलत होगा। और क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में बड़े बड़े शॉक लगे, नोटबंदी का लग गया, जीएसटी का लग गया, एनबीएफसी क्राइसिस का लग गया, पैंडेमिक का लग गया, हम अभी भी प्रोजेक्शन कर रहे हैं। हम बेंचमार्क एस्टिमेट लेते हैं, बेंचमार्क एस्टिमेट तो 2015-16 के हैं, नोटबंदी के पहले के, तो वो आज कैसे सही हो सकते हैं? तो इसलिए जो हमारी मेथडोलॉजी है उसमें हमने असंगठित क्षेत्र को एक तरह से अदृश्य कर दिया है। और असंगठित क्षेत्र में जो हमारे जो 94% लोग काम करते हैं उनकी ही आमदनी कम चल रही है। और इसीलिए ई श्रम पोर्टल का डेटा दिखाता है कि जो 30 करोड़ लोग जो रजिस्टर्ड हैं ई श्रम पोर्टल में, उनमें से 94% बता रहे हैं कि हम 10,000 रुपए से कम कमाते हैं। तो 10,000 रुपए से कम कमाने वालों में 5,000, 6,000, 7,000 रुपए कमाने वाले भी हैं। तो कुल मिला के हमारे जो 94% जो असंगठित क्षेत्र है उसको हमारे डेटा में अदृश्य कर दिया है, उसको पॉलिसी में भी अदृश्य कर दिया है। इसीलिए मेरा मानना है कि ये जो प्रोजेक्शन किया जाता है कि 6%, 7%, 5.4%, ये सिर्फ संगठित क्षेत्र के डेटा के आधार पे है। और जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जिसके आधार पे हम प्रोजेक्शन करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा में आपका जैसे एयर ट्रैवल आता है। अब कौन असंगठित क्षेत्र वाला जो 10,000 रुपए से कम कमा रहा है वो एयर ट्रैवल करेगा? या आप कहते हैं कि हम इसमें रेलवे फ्रेट जो वो ले रहे हैं। अब रेलवे फ्रेट क्या कोई जो वो जो असंगठित क्षेत्र वाला वो कोई रेलवे फ्रेट का इस्तेमाल करता है या स्टील का ज्यादा इस्तेमाल करता है? तो जो आपका जो मतलब जिन इंडिकेटर्स के आधार पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगले साल के लिए, वो इंडिकेटर्स भी संगठित क्षेत्र के हैं। तो इसलिए आप संगठित क्षेत्र को ही यूज कर रहे हैं प्रॉक्सी करने के लिए असंगठित क्षेत्र को। तो असंगठित क्षेत्र का डेटा अलग से नहीं आता, लेकिन अभी जो डेटा आ रहा है वो दिखा रहा है कि आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर गुड सेक्टर है, प्रेशर कुकर सेक्टर है, आपका ट्रेड सेक्टर है, इन सब में असंगठित क्षेत्र में गिरावट है। ये गिरावट हम नहीं मेजर कर रहे, इसलिए आज हमारा जो एस्टिमेट आ भी रहा है वो सिर्फ संगठित क्षेत्र का है, वो असंगठित क्षेत्र का नहीं है। तो इसलिए जो के शेप की बात की जाती है कि संगठित क्षेत्र तो बढ़ रहा है लेकिन असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है, और वो गिरावट को हम मेजर नहीं कर रहे। तो इसलिए हमारा जो डेटा है, इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि ये जो 5.4% या 6% या 7% की बात होती है, तो एक्चुअल में अगर असंगठित क्षेत्र को हम अलग से नापें तो ये हमारा ग्रोथ रेट 2% या 1% या 2.5% इस तरह से चल रहा है। प्रोफेसर कुमार, जब सरकार से ये सवाल पूछे गए कि ये जो 5 आपको याद है कि दूसरी तिमाही यानी कि Q2 के नतीजे विकास दर के जब एक्चुअल में आए और जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था उसमें जमीन आसमान का फर्क निकला। बिल्कुल। और जब ये जिस सवाल पूछा गया तो ये बोला गया दिस इज एन आउटलायर, नॉट द ट्रेंड। मतलब आप इसको ट्रेंड मत समझिए, ऐसे समझिए कि ये एक चीज है जो बहुत अलग से हो गई। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या परिस्थितियां बदली हैं कि वो 5.4 या 5.5% में जो आ गया आपका विकास दर, वो एक खास परिस्थिति में आया और अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्या बदला? ऐसा कुछ भी नहीं बदला है, बल्कि ये जो गिरावट है वो इसलिए है क्योंकि हमारे देश में जो असमानता है वो बढ़ रही है। जब संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, असंगठित क्षेत्र गिर रहा है, तो जो हमारा जो डिमांड है, डिमांड तो 94% लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वहां से असली डिमांड आती है। तो अगर वहां पे गिरावट है तो डिमांड में गिरावट होगी, जब डिमांड में गिरावट होगी तो फिर जो संगठित क्षेत्र भी कम अच्छा करेगा। तो ये जो हमारी गिरावट दिख रही है 8.2% से क्वार्टरली जो एक साल पहले अब 5.4%, वो इसीलिए है क्योंकि जो गैर बराबरी है वो बढ़ रही है। तो जो नीचे का तबका है उसकी डिमांड कम हो रही है, इन्फ्लेशन की वजह से कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कम हो रही है। और ये ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, ये आप देखें तो 2017-18 के Q4 में भी 8% रेट ऑफ ग्रोथ थी और वो 8 क्वार्टर में गिरते गिरते 3.1% आ गई थी पैंडेमिक के पहले। और फिर हमें पता है कि पैंडेमिक में तो जबरदस्त गिरावट हुई। तो हमारा जो डेटा है
जो ये आप जो कह रहे हैं डेटा, जो हम ऑफिशियल डेटा जिसको कहते हैं, ऑफिशियल डेटा में गिरावट आएगी, क्योंकि जो हमारी असमानता जब बढ़ेगी, असंगठित क्षेत्र में गिरावट होगी, तो संगठित क्षेत्र की भी गिरावट आएगी। तो इसमें कोई ऐसी चीज बदली नहीं है। और क्योंकि ट्रम्प साहब आ रहे हैं, इससे हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे असर पड़ेगा, इससे हमारा जो बाकी इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा, तो उसका और भी ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए कोई मतलब नहीं बनता कि हम प्रोजेक्ट करें कि नहीं हम तो 6.4% पे आ जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी बात से ऐसे लगता है कि हमको तैयार रहना चाहिए कि ये ग्रोथ रेट दरअसल और कम हो सकती है। जितना अभी भी बताया जा रहा है, जितना कम या स्लो बताया जा रहा है, उससे भी नीचे जा सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। और इसमें एक जो बड़ी वजह बताई जा रही है प्रोफेसर कुमार, वो है स्लो इन्वेस्टमेंट, निवेश में कमी, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कमजोर हो जाना, जैसे इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है। आपको लगता है ये एक दो बहुत बड़ी वजहें हैं जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि असली इम्पैक्ट तो इनइक्वालिटी का है ना। हम्म। क्योंकि डिमांड जब आपकी कम हो जाएगी, कंजम्पशन डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपका 70 और 75 के बीच में चल रहा है, और वो भी संगठित क्षेत्र का चल रहा है, असंगठित क्षेत्र का तो और भी कम है। तो संगठित, ये जो डेटा दिया जा रहा है वो संगठित क्षेत्र का डेटा दिया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट कम हो गया है ना, जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर कम हो गया है। क्योंकि आपका जो इंडिकेटर आप इस्तेमाल करते हैं वो IIP, मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो सिर्फ संघर्ष क्षेत्र को दर्शाता है, वो असंगठित क्षेत्र को नहीं दर्शाता है। तो जो इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन भी है, वो सिर्फ संघर्ष क्षेत्र को दर्शा रही है। तो संघर्ष क्षेत्र में ही गिरावट हो रही है, और गिरावट के पीछे वजह यह है क्योंकि हमारे देश में असमानता बढ़ रही है, और उसकी वजह से कंजम्पशन डिमांड कम हो रही है। तो इसलिए होना ही होना है वो। तो इसलिए जो कहा जा रहा है, तो वो सिर्फ संघर्ष क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी या कहीं और का लेके आप देखें, वो असंगठित क्षेत्र को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र को इंक्लूड कर लीजिए तो और ज्यादा गिरावट होगी। बिल्कुल। प्रोफेसर कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं कि क्या दर होता है। उम्मीद यही रहती है कि विकास हो, विकास दर भी ऊपर जाए, लेकिन उसको ले करके हम कितने रियलिस्टिक हों। ऑप्टिमिज्म तो होना चाहिए, एक आशावादी इंसान को हमेशा होना चाहिए, लेकिन वो भी रियलिज्म के दायरे में रहे। हाँ, हम सब चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था अच्छा करे, लोगों की खुशहाली बढ़े, लेकिन किस लोगों की खुशहाली बढ़े? असंगठित क्षेत्र में जहां पे लोग गरीब हैं, उनकी खुशहाली ज्यादा बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था अच्छा करेगी। और अगर हम 6%, 7% संगठित क्षेत्र का जब बढ़ाते रहे और वहां पे गिरावट रही, तो उससे जो फिर हमारा जो विकसित भारत का जो सपना है वो भी नहीं पूरा होगा। विकसित भारत के लिए जो नीचे का तबका है उसको ऊपर करना वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्ते।